देखिए राजीव जी, बिल्कुल 5-0 से हार रही है और मुझे ऐसा लगता है बीजेपी कहीं चुनाव के पहले वॉक ओवर ना दे दे। देखिए, अभी तक तो राहुल गांधी ने 4000 किलोमीटर की पदयात्रा करके एक बहुत बड़ी चुनौती पैदा कर दी थी और ये बीजेपी के शीर्षस्थ गुजराती नेता ये सोच रहे थे कि वो 500 किलोमीटर भी कैसे पैदल चलेंगे। अखिलेश यादव ने आज एक और बड़ी चुनौती पेश कर दी। अब ये जो 9 फीट 10 फीट की जो दरवाजा था, इसको जिस प्रकार से उन्होंने क्रॉस किया, जरा कल्पना कीजिए, अगर अमित शाह जी या मोदी जी या नड्डा जी अगर ये प्रयास करेंगे तो क्या इस प्रकार का दरवाजा, इसका मतलब ये जो सत्ता शिखर तक पहुंचने के लिए अखिलेश यादव कर रहे हैं, क्या ये सत्ता पक्ष का कोई भी नेता कर पाएगा। एक और चीज देखिएगा राजीव जी, नसीमुद्दीन सिद्दीकी का आपने एक बयान सुना होगा। नसीमुद्दीन सिद्दीकी ने अखिलेश यादव की भूरी भूरी प्रशंसा की है। इसका मतलब यह है, एक तरफ तो ममता बनर्जी, संजय राउत और समाजवादी पार्टी के नेता राहुल गांधी की बड़ाई कर रहे हैं और कांग्रेसी नेता अखिलेश यादव की बड़ाई कर रहे हैं। इसका मतलब जो समन्वयन है वो देखिए कितना अच्छा है। और दूसरी तरफ देखिए, राजस्थान के अंदर एक तो वसुंधरा राजे को आपने किनारे लगाया था। राजस्थान के टॉलेस्ट एवर लीडर भैरव सिंह शेखावत के दामाद, जो 3 बार के विधायक थे, पिछला चुनाव थोड़े वोट से हारे थे, उनका टिकट काटना, इसका मतलब यह है कि जो बुजुर्गों का सम्मान है वो भारतीय जनता पार्टी में अब रह नहीं गया। भैरव सिंह शेखावत जैसा नेता जो उपराष्ट्रपति भी देश के रहे, और मेरे ख्याल से हिंदुस्तान के सबसे बड़े अगर राजपूत नेताओं में किसी का नाम लिया जाएगा तो उसमें भैरव सिंह शेखावत का नाम लिया जाएगा। उनके भी परिवार के लोगों को दरकिनार कर दिया गया और जिस प्रकार का विद्रोह वहां पनप रहा है, अभी तो देखिए शुरुआत है राजीव जी। जो हम लोग हमेशा से ये चर्चा करते आए और लोगों ने इसमें बहुत ज्यादा आश्चर्य भी चकित किया कि हम ऐसे कैसे ये कर रहे हैं। आप देखिएगा अगले 1 महीने क्या स्थिति होने वाली जी। हर जगह बीजेपी के अंदर, हर प्रदेश में, और देखिए तेलंगाना जहां पे हम लोग ये कह रहे थे, और अब जो लेटेस्ट गोदी मीडिया के चैनल हैं उनका सर्वे ये बता रहा है कि कांग्रेस आगे हो गई है। अभी इलेक्शन में 1 महीना बाकी है और जब तक इलेक्शन का वोट पड़ेगा तो मुझे ऐसा लगता है वहां राव साहब भी, जिनको मोदी जी ने पूरी तरह से एक्सपोज कर दिया है, ओवैसी साहब भी, वहां भी यही होगा, विदाई पत्र उनको मिलेगा। मध्य प्रदेश में भी यह स्थिति होगी, छत्तीसगढ़ में फिर लौट के कांग्रेस आएगी और राजस्थान में भी कांग्रेस आएगी। और ये जब राहुल गांधी वहां जाएंगे, अपना जो नॉर्थ ईस्ट का स्टेट है, वहां जहां मोदी जी अभी हिम्मत नहीं कर पा रहे हैं, मोदी जी टिप्पणी कर रहे हैं इजराइल पे और हमास पे, और यही मोदी जी ने 10 महीने पहले राजीव जी फिलिस्तीन का समर्थन किया था और फिलिस्तीन का समर्थन किया था। आज की तारीख में विश्व है 2 भागों में बंट गया है। पूरा जो वेस्टर्न लॉबी है वो इजराइल के साथ खड़ी है और पूरी जो अरब वर्ल्ड है वो फिलिस्तीन के साथ खड़ा हुआ है। ऐसी स्थिति में ऐसा स्टेटमेंट देना, केवल मुसलमानों के खिलाफ एक दुर्भाव पैदा करके हिंदुओं के वोट गैदर करना, मेरे ख्याल से ये एक बहुत बड़ी विदेश नीति की कूटनीतिक भूल है। हमें तटस्थ रहना चाहिए था, नॉन अलाइंड रहना चाहिए था और जो हमारी हमेशा की स्टेटेड पॉलिसी थी उसी में रहना चाहिए था। ये बहुत बड़ा मिसकैलकुलेशन किया है, राजस्थान में भी मिसकैलकुलेशन किया है, मध्य प्रदेश में भी किया है, और राजनीतिक भूमि एक प्रकार से इन्होंने स्वतः कांग्रेस को प्रेम पूर्वक चीजें होती हैं। स्वामी जी, जरा आपके पास एक बार फिर से आना चाहता हूं कि ऐसा नहीं है कि ये किसी भी पार्टी में बगावत के सुर बुलंद ना होते हों। हो सकता है अभी कांग्रेस की एक भी लिस्ट नहीं आई है, कांग्रेस की लिस्ट आएगी, हो सकता है कांग्रेस में भी कुछ बगावती सुर हम लोग देखें। लेकिन बात ये है यहाँ पर कि आप जानबूझ करके जो काम कर रहे हैं उस काम से आपकी पार्टी को, इस देश को, इस देश के नागरिकों के पैसे को आप हर ढंग से बर्बाद करने जा रहे हैं। आप एक नहीं, 7-7 एक राज्य के 7-7 के सांसदों को अगर आप मैदान में उतार दे रहे हैं तो इतना तो तय है कि वो जीत के आएंगे तो उपचुनाव करवाना होगा, सांसद का उपचुनाव होगा और उसके बाद में फिर लोकसभा का चुनाव होगा और फिर उस समय आप विधायकों को उतार देंगे तो फिर विधायकों का उपचुनाव होगा। और अभी कल ही आदित्य ठाकरे कल या परसों कह रहे थे कि चुनाव आयोग 2 उपचुनाव करवाने हैं वहां महाराष्ट्र में, और अभी तक आपने घोषणा तक नहीं की। तो चुनाव आयोग क्या करे?
सालों भर चुनाव करवाते रहे और इधर आप एक शिगुफा छोड़ते रहे वन नेशन वन इलेक्शन का, और उसमें आप भूतपूर्व राष्ट्रपति को बैठाते कुर्सी पे। तो जो कुछ चल रहा है कहीं ना कहीं गडमड है। ये गडमड क्यों हो रहा है, जरा आपके जरिए समझना चाहता हूं। नहीं राजीव जी, जो आपकी हाइपोथेसिस है इससे मैं थोड़ा असहमत हूं। देखिए, आप ये मान के चल रहे हैं कि जो 7 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट मध्य प्रदेश और राजस्थान में चुनाव लड़ रहे हैं, आपका मानना है ये चुनाव जीत जाएंगे? नहीं, उनमें से एक आध अगर जीत गए तो नहीं जीतेंगे, नहीं जीतेंगे। मोदी जी को ये पता है, मोदी जी को ये पता है कि वो चुनाव हार जाएंगे सब। उन्हें किनारे लगाना मतलब है। निपटा रहे हैं निपटा रहे हैं। अच्छा, निपटा रहे हैं। और क्योंकि ये हार जाएंगे, अगर तब तक ये लाइन पे आ गए तो इनको लोकसभा का भी चुनाव लड़ा देंगे, और अगर उसमें भी हार गए तो उनको ग्राम सभा का या नगर पंचायत का इलेक्शन लड़ा देंगे। तो देखिए, बीजेपी बड़ी जुझारू पार्टी है, तो ये सोचना कि वो चुनाव नहीं लड़ाएंगे नेताओं को, अब ये डिसाइड होना है कि इनको किनारे लगाना है या नहीं लगाना। एक और चीज, आपने शिवराज सिंह चौहान को ऋषिकेश में गंगा किनारे बैठे हुए देखा, और राजीव जी एक चीज नोट कीजिए, उस फोटो फ्रेम में केवल शिवराज सिंह चौहान थे। आज तक केवल एक नेता हिंदुस्तान में ऐसा है जिसको फोटो फ्रेम में कोई दूसरा दिखाई नहीं पड़ता। इसका माने शिवराज सिंह चौहान ने मोदी जी को खुली चुनौती दी है। और शिवराज सिंह चौहान मोदी जी को यह कहना जा रहे हैं, इनडायरेक्टली उन्होंने कह दिया है, फोटो फ्रेम में तुम ही अकेले नहीं आ सकते, मैं भी आ सकता हूं, और तुमने मेरे साथ बहुत कलाकारी कर ली। अगली बार प्रधानमंत्री अगर मध्य प्रदेश में कुछ सीटें मिल गई बीजेपी को 2024 में, और गुजरात से कहीं ज्यादा या बराबर मिल गई, तो उसके बाद प्रधानमंत्री पद का मैं भी दावेदार हूं, मैं अकेले फोटो फ्रेम में फोटो खिंचवाता हूं। तो आप उनकी अदा देखिए, उनके बैठने का स्टाइल देखिए, बिल्कुल स्टाइल वही है जो मोदी जी का होता है। अच्छा, तीसरी चीज जो मेरा बड़ा प्रिय विषय है, आप भी बार बार इस पर टिप्पणी करते हैं, सनातन परंपरा की। राजीव जी, सनातन परंपरा का अगर पालन किसी पार्टी ने किया है तो कांग्रेस पार्टी ने किया है। श्राद्धों में कोई भी शुभ कार्य नहीं होता, और बीजेपी ने जितने भी अपने कैंडिडेट घोषित किए हैं श्राद्धों में किए हैं, और कांग्रेस केवल इसी का वेट कर रही है, श्राद्ध खत्म हो जाएं, नौ दुर्गे शुरू हो जाएं, तो उसके बाद अपने कैंडिडेट्स की घोषणा करें। तो राजीव जी, जो आपके दर्शक हैं जो सनातन धर्म को मानते हैं, क्या वो उचित समझते हैं श्राद्धों में शुभ कार्यों का शुभारंभ होना चाहिए? क्या उन्होंने अपने चुनाव अभियान का श्राद्ध कर दिया है? ये मेरा प्रश्न है। तो आप ये मान के चलिए, जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट इलेक्शन लड़ाए जा रहे हैं विधानसभा के, ये मोदी जी जानते हैं ये चुनाव हार जाएंगे, और उसके बाद वो नए नए लोगों को, रमेश विधूड़ी जैसे जो ओबीसी नेता हैं उनको आगे बढ़ाएंगे, ब्रजभूषण शरण सिंह जैसे नेताओं को बढ़ाएंगे, उन्नाव वाले सेंगर साहब को बढ़ाएंगे। अब ये जो नेता अटल जी के जमाने के नेता हैं, जिनमें थोड़ा बहुत भारतीय धर्म का और हिंदुस्तान की जो आत्मा है उसका गौरव बाकी है, उनको मोदी जी निपटा देंगे अपने टाइप का जो एक दल। लेकिन उसकी भी कोई संभावना इसलिए नहीं है, 2023 और 24 के बाद झूला बांधकर चले जाने का राजीव जी समय आ गया है। झूला उठाकर जाने का वक्त आ गया है, स्वामी जी कह रहे हैं। और स्वामी जी की माने तो ये तय मानिए कि जितने भी सांसदों को उतारा गया है या केंद्रीय मंत्रियों को उतारा गया है, सब निपटाए जा रहे हैं। उसके बाद क्या पार्टी निपट रही है? क्या पार्टी के अंदर जो बगावत है, ये बगावत और भी इसके सुर और बुलंद होने वाले हैं? अभी चुनाव